अस्सलाम खान। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th यानी कि फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के MCQs, और इन MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा कि इन न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो इस वीडियो को फुल वॉच करना है। बेसिकली हमारे पास इसमें 15 MCQs है और हम एक MCQs को डिस्कस करेंगे। कुछ MCQs न्यूमेरिकल बेस्ड हैं तो उनको हम सॉल्व भी करेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास इस तरह के MCQs अगर कि हमारे इंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं या फिर हमारे पास बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखने की, बेसिकली आप लोगों ने है इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो मेरे ख्याल से कहने की बातें नहीं है क्योंकि आप लोगों ने इंशाल्लाह सब्सक्राइब पहले से किया होगा। अगर कि नहीं भी किया हुआ तो कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या कह रहे हैं, इसमें हमें कह रहे हैं कि हमारे पास लेट से ये फर्स्ट MCQs है। इसमें कह रहे हैं कि 2 वेक्टर्स लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट। मतलब कहने का ये हुआ कि 2 वेक्टर्स हैं और वो उनकी जो टेल है वो आपके पास क्या है, एक सेम पॉइंट पर हमारे पास आ रही है। तो एक यहाँ पर बात बताता चलूँ कि जब आपके पास, याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो दोनों वेक्टर्स की जो टेल्स होती हैं वो एक पॉइंट पर आती हैं। लेट्स से ये मेरे पास A वेक्टर है और ये मेरे पास B वेक्टर है। तो इन दोनों की जो टेल्स होंगी, अगर कि ये आपके पास लेट्स से कह सकते हैं कि हमारे पास सेम पॉइंट पर आ रही हो, दरमियान में थीटा बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, निशानी है कि हमारे पास ये वेक्टर क्या हो रहे हैं, ये वेक्टर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास जब ये वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये इनकी जो टेल्स होती हैं वो हमारे पास एक पॉइंट पर आती हैं। और अगर कि हमारे पास ये ऐड अप होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल से ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं आपके पास, कि इनके जो है लेट्स से हेड और टेल एक पॉइंट पर होंगी। अगर कि इनकी हेड और टेल एक पॉइंट पर हमारे पास आ रही है, सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है सिंपल सिनेरियो में आपकी ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन की कंडीशन है, हेड टू टेल, और आपके पास अगर कि दोनों टेल्स एक पॉइंट पर आ रही हैं तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। तो मैंने एक बात यहाँ पर ये भी सीख ली कि आपके पास बेसिक सिनेरियो में हमारे पास हो क्या रहा है। इसके बाद अगर कि हम लोग देखें, हमें आगे क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री। लेट्स से इनके दरमियान में पहले थीटा है, कोई थीटा x है, हमें नहीं पता कि थीटा क्या आ रहा है, और हमने वो एज्यूम कर दिया कि लेट्स से हमारे पास वो जो थीटा होगा वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास लेट्स से x है, कोई थीटा बीच में बन रहा है। और अगर कि वो 20 डिग्री से बढ़ता है तो फिर क्या होता है आपके पास, लेट्स से ये थीटा है और इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, x है, y है, या कोई भी हमने एज्यूम की हुई है। और अगर कि ये 20 डिग्री से बढ़ता है, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड आपके पास सेम रहेगा, बट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि जो आंसर आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड आ रहा है, नंबर आ रहा है, वो सेम ही है, बट उसका जो मतलब कि जो उसका साइन है वो प्लस से माइनस में चेंज हो गया है। तो मतलब ये कि आपने 20 डिग्री जो है पहले वाले थीटा से बढ़ाया है, यानी कि 20 डिग्री इंक्रीज़ किया है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है लेट्स से उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट आपके पास जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। सो द ओरिजिनल एंगल बिटवीन दैम वॉज, आपके पास उसका ओरिजिनल एंगल हमारे पास क्या आ रहा था वो हम लोगों ने देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, उसका तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, या मैं आपको ट्रिक बता दूं कि ये हमने कैसे सॉल्व करना होगा आपके पास, ठीक है। तो ओके बच्चों, अब अगर कि हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान में आपके पास जो एंगल आ रहा है वो आपके पास 0 डिग्री है, तो हम लोग अपना जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे बताते हैं, A डॉट B वो बराबर होता है आपके पास AB cos थीटा के, ठीक हो गया, वो इसके बराबर हमारे पास होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कि मेरे पास ये A डॉट B AB cos थीटा के बराबर आ रहा है, तो पहले मैं 0 डिग्री पुट करता हूँ। पहला मेरे पास जो इनिशियल एंगल है, लेट्स से इन्होंने कहा ना कि ओरिजिनल एंगल फाइंड करें, तो ओरिजिनल एंगल इन्होंने कहा अगर कि मेरे पास पहला ऑप्शन ओरिजिनल एंगल 0 डिग्री है, तो मेरे पास जो है लेट्स से आपने 0 डिग्री पुट करना। आप 0 डिग्री पुट करें तो cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 मेरे पास 1 के बराबर होता है। आपने जो है ये कैलकुलेटर से आपने निकाल लेना, मैं भी कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता होता है। तो आपके पास ये A डॉट B का आंसर क्या आ गया, आपके पास AB आ गया। इन्होंने कहा हुआ है कि लेकिन अगर कि हमें 0 + 20 करता हूँ, यानी कि अपने एंगल को 20 डिग्री बढ़ाता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 20 डिग्री आता है। तो अगर मैं cos थीटा में थीटा को इसी फॉर्मूले के अंदर 20 डिग्री पुट करूँ तो ये मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास अगर के सेम आता है, यानी कि यहाँ पर 1 आ रहा है ना, आपके पास 1 AB आ रहा है, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है आपके पास। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा, तो ये मेरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने लेट्स से आपके फॉर्मूले के अंदर 20 डिग्री पुट कर दिया, cos 20 पुट किया, तो A डॉट B ये मेरे पास AB cos
20 डिग्री मेरे पास आ रहा है। अब मेरे पास क्या होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास cos 20 जो है वो किसके बराबर होता है, 0.93 के बराबर होता है, 0.936 मेरे पास, या 0.393 हम ले लेते हैं लेट्स से, या राउंड ऑफ करके आपके पास जो है, राउंड ऑफ नहीं करते, चलो 939 ले लेते हैं, ठीक है, 9396 ले लिया। तो मेरे पास आ रहा है आपके पास आपके जो है ना ये ए बी के बराबर, ठीक है। कॉज आपने 20 डिग्री की वैल्यू पुट की तो आपके पास जो है ये 0.9396 आ रहा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास क्या है, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर के देखा जाए तो आपने क्या किया कि आपने अपना जो लेट्स से एंगल है वो 20 डिग्री बढ़ाया है। तो आपका ये आंसर क्या और ये आंसर क्या सेम आ रहा है, आपके भाई आंसर सेम नहीं आ रहा। सिंपल कहानी, आपके पास जब आंसर सेम नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन अब आपका गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यूज़ को भी चेक करते जाना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर के मैं यहाँ पर इस वैल्यू को लेट्स से करता हूँ, 1 मिनट सबर, 1 मिनट, अच्छा इसको मैं इरेज कर दूँ, तो मैं इरेज करके आपके पास आगे जो है अगर के दूसरे एंगल को देखा जाए, दूसरा ऑप्शन मेरे पास कितना आ रहा है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है 60 डिग्री। तो पहले मैं cos 60 की, यानी कि ए बी cos 60 होता है ना, ए बी cos थीटा होता है, तो आपने cos 60 पुट करना है। cos 60 किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है, यानी कि 0.5 के बराबर आ रहा है आपके पास, ठीक है। और मैं अगर के इसमें लेट्स से मेरे पास जो है 60 के लिए आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 ए बी मेरे पास आ रहा है, और ये मेरे पास आएगा A.B मेरे पास, ठीक है। अगर कि मेरे पास थीटा कितना हो, 60 डिग्री हो, और इन्होंने कहा है कि लेट्स से अगर कि मैं इसी ओरिजिनल एंगल को मैं 20 से बढ़ाऊं, तो 20 से बढ़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो मैं ये भी चेक करके देख लेता हूँ कि मेरे पास जो है cos 80 जो है वो कितने के बराबर आ रहा है, 0.1736 के बराबर आ रहा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास जो अगला आंसर है वो मेरे पास आ रहा है 0.736 के, और ये मेरे पास AB के। तो मतलब ये कि अगर मैंने 20 डिग्री इंक्रीज़ भी किया है अपने ओरिजिनल एंगल को, तो इनका तो मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो चेंज हो गया। तो ये आंसर मतलब कि ठीक नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हुआ है कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हाँ, प्लस से माइनस में मतलब कि जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो ये भी गलत हो गया मेरे पास। अच्छा जी, अगला ऑप्शन मेरे पास 70 डिग्री है। 70 डिग्री को मैं क्या करूँगा, cos 70 पुट कर लिया। cos 70 मेरे पास 0.34 के बराबर आता है। अगर कि थीटा मेरे पास 70 डिग्री हो तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, A.B का 0.34 AB के बराबर आता है, ठीक हो गया। और आपके पास अगर के मैं 70 के अंदर 20 पुट कर दूं, ठीक है ना, 20 ऐड कर दूं, सॉरी 20 डिग्री ऐड करूंगा तो मेरे पास ये 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 मेरे पास 0 के बराबर होता है। आप देख लें cos 90 जो है वो 0 के बराबर आपके पास होता है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि आप अगर के cos 90 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई आपके पास AB जो है ये आपके पास आएगा आपके पास 0। तो मतलब ये कि अगर के मैं 20 डिग्री ऐड किया है 70 के साथ तो वो तो मेरे पास 0 हो गया। तो आपके पास 70 के लिए आंसर एक ये आ रहा है और एक आंसर आपके पास 0 आ रहा है। तो 0, 1 और 2 आपके पास तो मतलब कि सेम नहीं है ना। हम अपनी कंडीशन को ही देखेंगे कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन या फिर आपके पास जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जो साइन है वो आपके पास डिफरेंट हो रहे हैं। तो मेरे पास ये भी सेम नहीं आ रहा, तो मेरा जो है ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर से पुट करते जाना है, और आप जिस वक्त पुट करेंगे तो आपके पास जो है ना आपका खुद ही आपको पता चलेगा कि आंसर हमारे पास जो आंसर नहीं आ रहा आप उसको छोड़ते जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमें कहा हुआ है 80 डिग्री, ठीक है ना। 80 डिग्री हमें कह दिया कि लेट से ओरिजिनल एंगल हमने एज्यूम कर लिया कि 80 डिग्री। तो आपने क्या किया, A.B और AB cos 80 डिग्री। आप cos 80 डिग्री पुट करें, कितना आता है आपके पास 0.1736, ठीक है, प्लस में आ रहा है। तो ये मैंने क्या किया, मेरे पास जो है ये प्लस 0.1736 AB मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया आपके पास। सो ये A.B आपके पास आ रहा है। अगर के मुझे कहा हुआ है कि 80 + 20 डिग्री करूँ, 20 डिग्री करूँ तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास 100 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो 100 डिग्री जो है आपके जो है cos 100, ये cos 100 जो है दैट वुड बी आपके माइनस, देख लो, अच्छा माइनस 0 पॉइंट आपके पास वो आ रहा है, 0 पॉइंट आपके पास आ जाएगा A.B पहले कर लें और AB cos 100 कर लें, और उसके बाद इसकी वैल्यू को पुट करें तो मेरे पास आएगा AB माइनस 0.1736 मेरे पास, माइनस 0.1736 को हम शुरू में ले आएंगे और मेरे पास ये हो जाएगा AB। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि माइनस 0.1736 जो है ये आपके पास जो है मैग्नीट्यूड देखो दोनों का आपके पास सेम है, यानी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। लेट्स से आपके पास जो है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है,
बस साइन किसका आ रहा है, चेंज आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हमारी गिवन कंडीशन भी यही थी। हमारी गिवन कंडीशन क्या थी, हमारी गिवन कंडीशन भी यही थी कि हमारे पास जो है अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो है लेट से हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, यानी कि आपके पास प्लस है और ये माइनस है, और मैग्नीट्यूड क्या है 0.1736 0.1736। सो आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर मेरे पास 80 डिग्री आपके पास होगा। तो आपके पास जो है ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपने इसी तरह आप इसको जो है ये मतलब कि ना आप एक एक को पकड़ते जाएंगे और एक एक को आप जो है मतलब कि सॉल्व करके आगे जाते जाएंगे, तो आपके पास जो है वो मतलब कि आंसर जो है वो लेट से हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो है ये 80 कंसिडर होगा। अब यही MCQs अगर के मेरे पास इंट्रेंस एग्जाम में आता है और वहाँ पर मेरे पास लेट से कैलकुलेटर नहीं होता, बाद इंट्रेंस एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेटर नहीं होता, तो आपने ट्रिक याद रखनी है। आपने ट्रिक क्या याद रखनी है, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें स्केलर प्रोडक्ट कहा गया, ठीक है ना। अब स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पहले मैंने सॉल्व करवा दिया कि जो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर आप सॉल्व करवाएं, हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके भी हमने सीख लिया, ठीक है बच्चे। बट अगर कि ये MCQs इंट्रेंस एग्जाम में आता है तो आपने इसी तरह के MCQs कैसे आपने सॉल्व करना है कि देखो हमें कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर होता है, स्केलर प्रोडक्ट बराबर होता है AB cos थीटा के आपके पास, राइट। अब कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है ये कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होती है, ये आपके पास अगर के क्वाड्रेंट में देखा जाए, हम कहते हैं ना ऐड शुगर टू कॉफ़ी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर सारी पॉजिटिव होती हैं तो यहाँ पर कॉस भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो लेट्स से अगर कि मेरे पास यहाँ पर थीटा था, मैं अगर पहली लुक में इसको देखूँ, मेरे पास जो एंगल्स थे 0, 60 और मेरे पास 70, अगर मैं इनके साथ 20 ऐड करूँ ना तो आपका जो है आंसर क्या होगा, आपके पास आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा। अगर मैं इसके साथ 20 ऐड करूं तो आपका आंसर 60 + 20 80, तो आपके पास 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो मतलब ये कि ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा, ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा। हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या था, हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग था कि हमारा जो आंसर है पॉजिटिव से नेगेटिव में मतलब कि कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब ये कि 60 + 20 पॉजिटिव आएगा। आपके पास जो है लेट से 20 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास जो है 90 आएगा, तो आंसर 0 होता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो आप तो माइनस में तो नहीं आ रहा ना आपके पास, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि जब हम 80 के साथ 20 को ऐड करते हैं तो आंसर 100 नहीं हो जाएगा, तो 100 ये 90 है, तो 90 से क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस आपके पास नेगेटिव होता है। तो आप लोगों ने अगर के ट्रिक आपको पता हो कि आपके पास जो है कॉस थीटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके पास होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है आपके पास ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग लेके गए हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो आप डायरेक्ट 80 को कर सकते थे, क्योंकि 80 जो है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस थीटा की एंगल की कॉस 100 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास माइनस होगी। अब मैं मिसाल के तौर पर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ। लेट से मेरे पास कहते हैं कि यार लेट से इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर लेट से एंगल की जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपके पास कॉस नेगेटिव होता है, तो भी आपके पास जो है लेट से हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है आंसर नेगेटिव में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो है कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव, अब मैं ऐसा एंगल पुट करता जिसमें कॉस पॉजिटिव आता, तो आपके पास जो है लेट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती। तो आपने इस तरह से एक डायरेक्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं आप लोग, अगर कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो ना तो आप डायरेक्ट एनालिसिस करके भी इसको मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं या इसको बता सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक ट्रिक है, ये मैंने ट्रिक भी बता दी और मैंने पहले सॉल्व करके बता दी, तो आई होप कि अब आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया होगा। बट अगर कि आपको कोई मसले तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं और कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सो चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ या अगले MCQs की तरफ और उसको देख लेते हैं। ओके बेटा, हमारे पास जो अगला MCQs है उसमें कह रहे हैं द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। एटलीस्ट कितने वेक्टर होने चाहिए कि जिससे आपके पास जो आंसर है वो जीरो आ जाए रिजल्टेंट का। तो याद रखिएगा कि आपके पास आंसर तब जीरो आता है रिजल्टेंट का, वेक्टर्स का एडिशन का आंसर या सब्ट्रैक्शन का आंसर तब जीरो आता है जब वो एक क्लोज्ड फिगर में होते हैं, जब क्लोज्ड शेप में होते हैं हमारे पास। तो क्लोज शेप बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट कितने वेक्टर होने चाहिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एटलीस्ट 3 वेक्टर होने चाहिए। लेट्स से हम कह सकते हैं ट्राइंगल आपके पास बने। अब 2 वेक्टर्स तो आपके पास क्लोज शेप नहीं बना सकती ना, आपके पास 2 वेक्टर्स लेट्स से कह सकते हैं कि आप कैसे क्लोज शेप बनाएंगे, 2 वेक्टर से नहीं बनती आपके पास क्लोज शेप। तो एटलीस्ट आपके पास लेट्स से हम कहते हैं कि 3 लेट्स से हमारे पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और हम लोग उनको क्या करते हैं, हम उनको ऐड करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये आपके पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर मेरे पास थोड़ा सा बड़ा है और आपके पास और एक वेक्टर इस तरह से, तो ये 3 वेक्टर मेरे पास आ रहे हैं। इसको मैं कहता हूँ लेट्स से A,
इसको मैं कहता हूँ लेट से बी और इसको मैं कहता हूँ लेट से सी। तो तीनों का जो रिजल्टेंट जब ये क्लोज शेप बनती है आपके पास, ठीक है, क्लोज शेप बनती है तो आपके पास इसका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। तो मिनिमम एटलीस्ट 3 वेक्टर्स हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू है कि कम से कम आपके पास 3 वेक्टर्स होने चाहिए, तभी जाकर आपकी वैल्यू जो है वो कह सकते हैं कि हमारे पास 0 होगी रिजल्टेंट की, अदरवाइज वो 0 नहीं होती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास बेसिक कहानी है आपके पास कि मिनिमम वेक्टर्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ 0 रिजल्टेंट विल बी 3। आपके पास 3 वेक्टर्स जो हैं अनइक्वल हों, वो क्लोज शेप बने तो आपके पास जो है वो 0 आंसर देते हैं। तो चलते हैं अपने अगले MCQs पर और उसको डिस्कस करते हैं। सो ओके बच्चों, अगर कि हम अपने थर्ड नंबर MCQs को देखें तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड A इज़ ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड ऑफ A, मतलब कि 2 वेक्टर्स हैं उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास A है और जो 2 वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड भी A है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेट्स से मेरे पास अगर के 3 वेक्टर्स इस तरह से एक्ट कर रहे हैं ना, मेरे पास जो है लेट्स से जो आपका A1 वेक्टर है वो आपका A2 वेक्टर है और आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये तमाम के तमाम जो इनका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आपके पास किसके बराबर आ रहा है, आपके पास इसका A का मैग्नीट्यूड आ रहा है। सो वी कैन से डैट कि आपके पास ये 3 वेक्टर्स जो हैं लेट्स से इनका अगर के सेम मैग्नीट्यूड है तो आपके पास ये इनका जो एंगल होगा इन 2 वेक्टर्स के दरमियान में वो क्या होगा। यानी कि 2 वेक्टर्स को लेट्स से मैंने ऐड किया है आपके पास आसान लफ्ज़ों में, अगर के मैं 2 वेक्टर्स को ऐड करता हूँ और मेरे पास जो इनका रिजल्टेंट आता है तो आपके पास वो कैसे, वो भी उस मैग्नीट्यूड तो A है लेकिन दरमियान में एंगल क्या बनेगा। तो इस ये थर्ड नंबर MCQs को हम देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो आपके पास जो है ये एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं पेज नंबर अपना पेज नंबर 51, दैट इज़ आपके पास इधर एग्जाम्पल 2.3 है। ये आपके पास यहाँ पे फोर्सेस की बात हो रही है। तो वेक्टर्स है आपके पास सिंपल इज डैट। तो आपके पास अगर के F1 का मैग्नीट्यूड जो है वो भी F है, F2 का मैग्नीट्यूड आपके पास वो भी F है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आपके पास F है। सो आपके पास अगर के इनको ऐड किया जाए तो आपके पास दरमियान में एंगल क्या बनेगा। तो आसान लफ्ज़ों में अगर कि मैं इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करता हूँ, लेट से मेरे पास ये F1 फर्स्ट वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो दरमियान में आपके पास जो लेट से ये जो रिजल्टेंट आ रहा है तो मैग्नीट्यूड तो इनका तीनों का सेम है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो आपके पास यहाँ पर इसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो है एंगल कितना बनेगा, या आसान लफ्ज़ों में आपके पास F1 और F2 के दरमियान में एंगल कितना बनेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए एक तरीका है जो इस पूरे मतलब कि ना न्यूमेरिकल से हट के मैं आपको एक तरीका, एक फार्मूला बता देता हूँ जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ओके बच्चों, अब अगर कि मैं देखूँ अपनी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 2 वेक्टर ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास कभी भी 2 वेक्टर ऐड होते हैं ना तो हम लोग मतलब कि उसके साथ ये रिजल्टेंट लिखते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू A प्लस B वेक्टर मेरे पास, राइट। बट एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि यहाँ पर एंगल जो है वो आपके पास लाजमी नहीं है कि 90 डिग्री आए। अगर के एंगल 2 वेक्टर्स के दरमियान में 90 डिग्री आता है तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, R का स्क्वायर A का स्क्वायर और आपके पास जो है वो B का स्क्वायर मेरे पास, ठीक है ना। तो आपने एक बेसिक फार्मूला बनाना होता है जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम या 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन ही बना सके। तो इस केस में आपके पास जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं आ रहा, यानी कि आपके पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आएगा मेरे पास, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है A प्लस B वेक्टर के, ठीक है। और मैंने क्या करना है, बोथ साइड मैंने स्क्वायर लेना है, ठीक हो गया। अब जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो मेरे पास ये R का स्क्वायर आ जाएगा और ये A प्लस बी होल का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। मैं R का स्क्वायर जब खोलता हूं तो मेरे पास ये जब इसे बोलते हैं ना सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, आपके पास R डॉट R जो है मतलब कि मैं करता हूं तो मेरे पास R स्क्वायर आता है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे हम। तो आपके पास क्या होगा, अब क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पर हम लोग जो है बेसिकली सिर्फ डायरेक्शन वो जो आपके पास जो है ना वो राइट हैंड रूल वाली डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट में जो लगाते हैं वो इधर नहीं लगती आपके पास। यहाँ पर आपने सिंपल स्केलर प्रोडक्ट वाली बात करनी होती है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो आपने इसीलिए करना ये है कि R वेक्टर का मेरे पास जब स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास R का स्क्वायर आ जाएगा, A वेक्टर का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास जो है वो A का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास अगर के देखा जाए तो मेरे पास क्या होता है कि R डॉट R इज इक्वल्स टू मेरे पास R का जो है ना R डॉट R आपके पास कॉस थीटा होता है। मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी सिंपल है, वैल्यू पुट करेंगे। थीटा जब सेम वेक्टर होंगे तो मेरे पास जो थीटा होगा वो कितना होगा आपके पास कॉस 0 डिग्री और मेरे पास कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया कि R डॉट R मतलब कि ये मैं R स्क्वायर कर सकता हूँ और ये मैं 1। तो मतलब ये कि आपके पास जो R डॉट R होता है वो मेरे पास R स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास इसका जो स्क्वायर आएगा वो आपके पास R स्क्वायर के बराबर आता है।
तो इसी तरह आपके पास जो ए वेक्टर है, सेल्फ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि आपने ए डॉट ए जब किया तो आपके पास ए कॉस थीटा एंड कॉस जीरो पुट करेंगे, दो वेक्टर्स की जब सेम प्रोडक्ट आप लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो आपके पास थीटा 0 डिग्री आता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट ए आपके पास जो है ए कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, बी डॉट बी कॉस आपके बी डॉट बी जब आप करते हैं तो आपके पास जो है ये बी कॉस थीटा एंड थीटा 0 के बराबर, तो आपके पास जो है कॉस 0 जो है वो आपके पास 1, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 2ab कॉस थीटा मेरे पास, राइट। आगे आ रहा है। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन देखनी है कि मेरे पास जो है लेट से ये मेरे पास जो है लेट से फार्मूला आपके पास एक सेट हो चुका हुआ है। अब आपको कहा गया है कि आपके पास तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। मैंने वेक्टर्स आपके पास ए बी ले लिए, ठीक है ना, वहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें f1 और f2 लिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है आपका यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा तीनों वेक्टर्स का वो सेम है, तो मैंने लेट से a के बराबर लिया। आप b के बराबर भी ले सकते हैं, आप r के बराबर भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हमें गिवन जो था वो आपके पास कह रहे थे लेट से आपके पास a है, ठीक है ना, आपके पास लेट से a मैग्नीट्यूड है, तो मैंने a मैग्नीट्यूड ले लिया, मैंने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सॉल्व किया। तो r की जगह मैंने a पुट कर दिया, a की जगह a ही रहेगा, b की जगह a आ जाएगा, तो ये a और a, b की जगह a cos थीटा आपके पास a का स्क्वायर 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा मेरे पास, राइट। तो इसमें से 2a स्क्वायर मैं कॉमन कर लूँगा, जब मैं 2 स्क्वायर कॉमन कर लूँगा तो मेरे पास क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आपके पास जो है ये आपके पास क्या होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मेरे पास आ रहा है। मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ से आपके पास जो है ये 2a स्क्वायर मैंने निकाल लिया, बाहर कॉमन कर लिया, तो मेरे पास जो है ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये a स्क्वायर और a स्क्वायर को कैंसिल कर देना, ये सीधी सी बात है, उधर जाके a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास खत्म हो जाएगा। तो ये 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, एंड देन आपने 2 को उधर डिवाइड कर देना, 1 डिवाइड बाई 2, और आपके पास जो है 1 प्लस कॉस थीटा मेरे पास आ रहा है। सो आपने क्या किया कि यहाँ पर अगर के देखा जाए तो आप जो है अगर इसको जो है ब्रैकेट को हटा कर देखें तो भी ठीक है, 1 को उधर लेके चले जाएंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे उस साइड पर, तो आपके पास क्या होगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा के बराबर है, हमने थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा कि लेट से आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है। सो आपने इधर कॉस को इस तरफ लेके आना है, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा मेरे पास। कॉस इनवर्स लेने का तरीका क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 आ रहा है। देखो 1/2 -1 किसके बराबर होता है, -1/2। मैंने इस साइड को इस तरफ लिखा और ये कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया, लेफ्ट साइड पर, क्योंकि आपके पास कन्वेंशन होती है कि लेफ्ट साइड पर आप अननोन वैल्यूज को लिखते हैं। तो कॉस इनवर्स आपके पास जो आ रहा है -1/2 ना, 1/2 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 120 डिग्री के, ठीक है। ये 120 डिग्री के आपके पास जो है ये बराबर आ रहा है कि मैंने कॉस इनवर्स किया -1/2 के, तो आपके पास जो है 120 डिग्री मेरे पास आता है, तो थीटा वुड बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। इट मीन्स दैट कि आपके पास जो दो वेक्टर्स होंगे, यानी कि ये ए और बी दो वेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, एक वेक्टर ये ए है, इनका मैग्नीट्यूड आपके पास जो है सेम है, लेट से एक वेक्टर इस तरह से और ये आपके पास जो रिजल्टेंट बन रहा है, और अगर कि इनके दरमियान में मतलब कि एंगल देखा जाए, इस वेक्टर को उठा के मैं इस तरफ लगाऊं तो दरमियान में दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, यानी कि आपके पास एक वेक्टर इस तरह से आएगा और एक वेक्टर लेट से मैं इस तरफ लेता हूं, तो दरमियान में एंगल दोनों वेक्टर्स के दरमियान कितना बनना चाहिए, तो वो आपके पास 120 डिग्री एंगल बनता है। अगर कि आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान में 120 डिग्री एंगल बनता है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन शर्त ये है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा आपके पास वो भी इनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो आपके जो है ना, देखो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये एग्जांपल की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। आपको जो है ना ये बी वेक्टर लेट से है, तो इसको उठा के अगर मैं इसी डायरेक्शन में इधर लगाता हूँ तो दरमियान में दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, आपके पास जो है 120 डिग्री बन रहा है। तो आपने क्या किया कि आपने सिंपल सिनेरियो में आपने ये कैलकुलेशन करनी। अब बच्चे कहते हैं सर इनको हमने इसका स्क्वेयरिंग क्यों लिए, इसकी स्क्वेयरिंग इसलिए हमने लिए, हम जब स्क्वेयरिंग लेते हैं तो आपके पास फार्मूला खोलता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, और यहाँ पर a डॉट बी आती है, और कॉस थीटा के फॉर्मूले से फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल है और बड़ा इजी है समझने के लिए कि आपके पास जो है ये a b कॉस थीटा एंड b की जगह आपने a पुट करना है, तो 2a कॉस थीटा में आपके पास जो आता है वो आपके पास किसके बराबर आ रहा है, आपने जो है मतलब कि कॉस थीटा को आखिर में जाके इन्वर्स करना है, आपके पास थीटा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो ये मेरे पास जो सिंपल कहानी थी या सिंपल सिनेरियो था आपके पास इस पूरे MCQs का, कि आपने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपसे ये गलत नहीं होगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेन स्टेप्स हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, तो इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs पर और उसको सॉल्व करते हैं। सो कि बच्चों अब हमारे पास जो ये थर्ड है इसका आंसर तो आपके पास ये 120 आ जाएगा, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। फोर्थ वाले में कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, आपके पास जो है ये 2i + j + 2k मेरे पास आ रहा है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपके पास जो है सिंपल, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होता है तो आपने क्या करना होता है कि आपने
लेट्स से 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और आपने 2 का स्क्वायर, तो आपने क्या किया 4 + 1 + 4, तो आपके पास 9 आता है, √9 आपके पास 3 के बराबर आता है। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड देन यू हैव टू मतलब कि टेक स्क्वायर, और आपने जो है स्क्वायर रूट लेना होगा और आपने तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर को ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म होता है कि आपके पास ये पहले यूनिट वेक्टर का, दूसरे यूनिट वेक्टर का और तीसरे यूनिट वेक्टर का आपने स्क्वायर ले लिया, उनको ऐड कर लिया, उसके बाद अंडर रूट ले लिया, तो आपके पास जो है किसी भी वेक्टर का, आपको ये नहीं कि लाजमी यही वेक्टर दिया जाए, आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए, आपके पास मैग्नीट्यूड का तरीका आपके पास बेसिकली यही होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है, जो ठीक ऑप्शन है वो आपके पास लेट से हमारे पास जो है ये 3 है, सी ऑप्शन आपके पास है। अब आपके पास कह रहे हैं 5वें वाले में 5th नंबर में कि आपके पास fx जो है वो 3n है सॉरी, और आपके पास जो ये जो आपके पास f है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 न्यूटन है, और आपके पास जो fy है ये आपके पास आपने फाइंड करना है। सिंपल है, आपके पास फार्मूला होता है f² = fx² + fy² मेरे पास होता है। आपके पास क्या होगा, आपने सिंपल जो है मतलब कि इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, f की जगह 5 न्यूटन, fx की जगह 3 न्यूटन और fy की जगह मेरे पास जो है ना इसी तरह आप 3 न्यूटन को आप स्क्वायर को उस तरफ लेके चले जाएँ, तो आप पहले 25 न्यूटन स्क्वायर, इसका जो है वो आपको 9 न्यूटन स्क्वायर माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद आपके पास 16 न्यूटन स्क्वायर, ठीक है, ये इधर रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ठीक है ना, ये 16 न्यूटन स्क्वायर बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास क्या होगा, अंडर रूट लेने के बाद यहाँ पर जो है ये आपके पास स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट आपके पास fy जो है ये 4 न्यूटन के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मतलब कि fy की वैल्यू है वो 4 न्यूटन आपके पास आ सकती है, अगर कि आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो आपके पास जो एक तरीका होता है, जो हमने फोर्सेस के रेजोल्यूशन में पढ़ा था, आपने fy फाइंड करना है तो आपने सिंपल वैल्यू स्प्लिट करके माइनस करना है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना, आपके पास जो है आंसर आएगा। सो ये मेरे पास 4 न्यूटन के बराबर आता है, तो मेरे पास जो 5th वाला का आंसर है वो आपके पास 4 न्यूटन बन जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर, यानी कि MCQ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो 6 नंबर MCQs है, इसमें मैं कह रहे हैं कि मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय नाइफ एज एट द 50 सेंटीमीटर मार्क। Arif hangs masses of 0.4 kg and 0.6 kg from the 20 centimeter and 80 centimeter mark। आपके पास एक 100 सेंटीमीटर की आपके पास लेट से एक वो है, कह सकते हैं कि एक मीटर स्टिक है, और हमारे पास जो है इसने जो आरिफ है उसने क्या किया है कि आपके पास जो है लेट से ये इसको ना 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस किया, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये मार्किंग जो है, इस मार्किंग के साथ जो है आपने मैसेज को अटैच किया। लेट से आपके पास जो है ये 20 सेंटीमीटर पर आपके पास क्या है, आपने 0.4 kg को अटैच किया है, ये 80 सेंटीमीटर के मार्क पर आपने 0.6 kg को अटैच किया। सो वेयर शुड आरिफ हैंग्स अ थर्ड मैस ऑफ 0.3 kg टू कीप द स्टिक बैलेंस। इस स्टिक को बैलेंस करने के लिए वो तीसरा मैस कहाँ पर हैंग करेगा कि आपके पास जो है ना ये स्टिक बैलेंस रहे आपके पास। तो पहले नंबर पर तो आप ये कहेंगे कि सर ये मतलब कि ना 100 सेंटीमीटर की स्टिक कैसे पता चले कि हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर की स्टिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने हमें एक बात कही है कि ये सेंटर मतलब कि ना 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस कर दिए, मतलब कि 50 सेंटीमीटर इसका सेंट्रल स्पॉट लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टिक है ये आपके पास जो है ये 100 सेंटीमीटर की है, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है कि सबसे पहले कि हमारा जो पिवट पॉइंट है वो हमारा क्या पॉइंट है, राइट। मतलब कि आपके पास जो ये सेंट्रल पॉइंट है एक्सिस जो है वो आपके पास कौन सा होगा, यानी कि आप कह सकते हैं जहाँ पर आपके पास ये मूवमेंट आ सकती है। सो ये जो है ये हमारे पास लेट से पॉइंट आपके पास आ रहा है जहाँ पर आपके पास ये मूवमेंट करेगा। अब इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 0.3 kg है, चलो M1 तो हमें पता चल गया कि 20 सेंटीमीटर के मार्क पर है, और M2 जो है वो 80 सेंटीमीटर के मार्क पर है। M3 कैसे पता चला कि ये साइड पर हमारे पास आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, ज़रा कॉमन सेंस देखा जाए तो आपके पास ये मूवमेंट आर्म बड़ा है, ठीक है, ये मूवमेंट आर्म हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, और इसके अलावा जो है हम लोग कह सकते हैं ये मूवमेंट आर्म बड़ा है और आपके पास ये मैस भी बड़ा है, ठीक है। तो इसका वेट जो है अगर के निकालें, मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करें वेट के mg वाले फार्मूले से, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ये इस तरह से नीचे आएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो तीसरा मैस है वो इस साइड पर लटकाना पड़ेगा, हैंग करना पड़ेगा। तो आपको कॉमन सेंस का यहाँ पे थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा कि आपके पास जो है कि अगर ये लेट से मूवमेंट आर्म भी बड़ा है और आपके पास जो है ये कह सकते हैं कि आपके पास मैस भी बड़ा है, वेट भी बड़ा है, तो ये तो इस तरह से मूवमेंट करेगा आपके पास क्लॉकवाइज। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर इसको एडिशनल मैस लटकाएगा या हैंग करेगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है ये इस तरह से दोनों बैलेंस हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आएगी। अच्छा जी, चलो ये सही है।
अब हमारे पास क्या है, अब हमने इस चीज़ को देखना है कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट आवर मैसेज इनटू वेट, राइट। आपने जो है 0.4 kg को आपने जो है ये 0.4 मल्टीप्लाई 10 करना है, एंड 0.4 मल्टीप्लाई 10 आपके पास जो आएगा डैट इज़ आवर 4 न्यूटन हमारे पास, ठीक है ना, 4 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास जो है ये 4 न्यूटन वेट है और ये 6 न्यूटन वेट है। अब जो M3 गिवन है वो मैंने इस साइड पर हैंग किया है, तो वो मेरे पास 0.3 kg, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.3 न्यूटन, राइट। आपने अपना जो मोमेंट आर्म लेना होता है वो आपने जो पिवट पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट से आपने लेना होता है, और आपने जो है लेट से यहाँ से लेकर, लेट से ये मेरे पास डिस्टेंस जो आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास जो R1 आ रहा है, यानी कि M1 के लिए R1 जो फर्स्ट मोमेंट आर्म है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि आपके पास ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस मेरे पास 30 सेंटीमीटर आ रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो 80 सेंटीमीटर के मार्क तक का जो दरमियानी आपके पास जो डिस्टेंस है, ये दरमियानी फासला जो है डैट वुड बी 30 सेंटीमीटर। ये गिवन वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है लेट से हम लोग कह सकते हैं कि हमें अगर कि इन्होंने 80 सेंटीमीटर के मार्क पर कहा हुआ है, तो 80 और 50 सेंटीमीटर के दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा या आपके पास जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, वो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि 30 सेंटीमीटर बनेगी। और इसी तरह 50 और 20 के दरमियान में जो डिस्टेंस बनेगा, आपके पास लेंथ बनेगी, वो भी आपके पास जो है 30 सेंटीमीटर बनेगी। अच्छा जी, अब ये जो वेट 3 है, यहाँ से लेकर आपके पास जो M3 का और ये जो दरमियान का आपके डिस्टेंस होगा, इससे हम M3 या वेट 3 के लिए आपके पास R3 बोलते हैं। तो R3 के ये जो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा, ये आपके पास कितना होगा, आपने यहाँ से लेकर मतलब कि यहाँ तक पहले ये फाइंड करना है, और हमें कह रहे हैं कि ये इस पॉइंट से यहाँ तक का जो फासला होगा या डिस्टेंस होगा आपके पास कितना होगा। तो टोटल तो आपके पास 50 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास यहाँ तक का हम निकाल लेंगे और उसको जो है लेट से 50 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि किस मार्क पर हमने मतलब कि ना इसने हैंग किया, तो हमारे पास तो मार्किंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, आपके पास ये मार्किंग हमारे पास लेट से स्टार्ट हुई है, और ये आपके पास जो है ये आगे तक गई हमारे पास। तो हमने ये मार्क फाइंड करना है कि ये आपके पास ये 20 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा मार्क हमारे पास आएगा, तो उसको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक सिस्टम एज्यूम किया है कि लेट से आपके पास जो है हमने टॉर्क फाइंड करना है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक बैलेंस कंडीशन है जिस पर आपके पास जो है ये स्टिक जो है ये बैलेंस है, तो सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, देखो यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपके पास जो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस साइड पर कौन सा टॉर्क आएगा आपके पास, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा, मतलब कि घड़ी इस तरह चलती है आपके पास, तो ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा टॉर्क आपके पास आएगा। और ये जो इस साइड का टॉर्क होगा, इस साइड का टॉर्क जो है वो आपके पास, जो इस साइड का टॉर्क है वो आपके पास क्लॉकवाइज मेरे पास आएगा। तो मतलब ये कि ये जो मैस है W2 जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क करेगा, और ये जो दो मैसेज हैं M1 ये W1 वाले, W1 भी एंटी क्लॉकवाइज, W3 भी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अच्छा जी, अब क्या होगा कि मेरे पास लेट्स से सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल 0, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क मेरे पास आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो मेरे पास W1 मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, मतलब कि W1 मल्टीप्लाई R1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास W1 मल्टीप्लाई R1 मेरे पास जो है ये एक टॉर्क, प्लस आपके पास जो है W3 इनटू आपके पास ये R3, यानी कि इसका डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है इसको हम R3 कह देंगे, ठीक है, इसको हम R3 कह देंगे। और हमने मतलब कि लेना आपके पास ये R3 आ रहा है, तो W3 मल्टीप्लाई R3 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास जो है लेट से हमारे पास ये आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया, मतलब कि ये भी जो है ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये आपके पास इस तरह से मूवमेंट करने की टेंडेंसी रखता है। यानी कि टेंडेंसी कैसे रखता है, ये इस तरह नीचे आएगा, तो इस मूवमेंट इस टॉर्क को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। बट जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हमारे पास कैसे होगा, वो आपके पास जो है वो लेट से इसकी बात की जाए तो W2 हमारे पास इस तरह से मूवमेंट करेगा, तो हमारे पास जब ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये W2 जो है ये दरमियान में आपके पास जो R2 है ये आपके पास आएगा, तो W2 मल्टीप्लाई R2 मेरे पास आ गया। सो वी कैन से डैट कि मेरे पास जो है W2 मल्टीप्लाई R2 जो है ये आपके पास जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास होगी, राइट। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट R3, आपने क्या फाइंड करना, हमारा टारगेट आपके पास जो है ये R3 आ रहा है आपके पास, ठीक है। सो हम लोग कहेंगे कि मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो ये R3 है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि, तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना है, अब हमने R3 को फाइंड आउट करना है। बेसिकली R3 हमारे पास क्या है, वो डिस्टेंस आ रहा है जो कि हमारे पास मूवमेंट आर्म है। हमने इस सिस्टम का एज्यूम किया हुआ है ना, तो आपके पास ये यहाँ का टॉर्क और यहाँ का टॉर्क हमने ले लेने। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क, सिंपल आपने W1 मल्टीप्लाई R1 पहला टॉर्क, W3 मल्टीप्लाई R3 दूसरा टॉर्क, और आपके पास ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है W2 मल्टीप्लाई R2 मेरे पास आ रहा है, राइट। अच्छा जी,
अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर अगर के R3 की वैल्यू को निकालना है तो W3 को हमने उस साइड पर रखा और हमने क्या किया कि इसको इधर लेकर आ गया, मतलब कि माइनस हो गया इधर आकर, तो W1 मल्टीप्लाई R1 मेरे पास आता है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय मैंने R3 करना है, यानी कि मैं इसको राइट हैंड साइड पर आपके लेके आऊँगा और आपके जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके W3 डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो W2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, W1 की वैल्यू, W3 की वैल्यू सारी मैंने पुट कर दी। तो पुट करने के बाद मेरे पास सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, 1.8 न्यूटन मीटर और 1.2 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 3 न्यूटन। आप माइनस कर लें 1.8 माइनस 1.2 न्यूटन, 0.6 न्यूटन मीटर मेरे पास होता है। न्यूटन कैंसिल कर लें, 0.6 डिवाइड बाय आपके पास क्या आता है, डिवाइड बाय आपके पास जो है 0.6 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 3 न्यूटन। तो न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0.2 मीटर मेरे पास आ जाएगा, राइट। अब ये जो 0.2 मीटर मैंने जो फाइंड आउट किया है, ये बेसिकली आपके पास ये यहाँ से पिवट पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि इस W2 के मैस के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है आपके पास, या वेट का जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, ये वो डिस्टेंस है जिस पर हमने इसको यहाँ से पिवट पॉइंट से एडजस्ट किया। अब कॉमन सेंस की बात है कि मेरे पास 0.2 मीटर है, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लेट्स से यहाँ से 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, ये टोटल कितना आ रहा है मेरे पास, ये आपके पास टोटल 50 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर के 20 सेंटीमीटर पर ये यहाँ का आपके पास मोमेंट आर्म है ना, तो ये यहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो 50 सेंटीमीटर है। और मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर इसको जो है लेट्स से 20, इसका जो यहाँ से मतलब कि इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये पीछे रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 50 में से 20 को माइनस करेंगे, पीछे कितना बचेगा, 30 नहीं बचेगा। मतलब कहने का सिंपल ये हुआ कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ये टोटल जो है आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये 50 सेंटीमीटर आ गया, और 50 सेंटीमीटर में हमारे पास जो है सिंपल कहानी में आपके पास जो है ये 20 सेंटीमीटर पर आपके पास जो है ये इस पिवट पॉइंट से आपके पास हैंग कर रहा है। तो आपने यहाँ से मार्क फाइंड करना है कि 0 से जहाँ से हमने स्टार्टअप लिया है, स्टार्टअप से आपके पास ये मार्क कितना बनता है। तो स्टार्टअप से पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, और फिर 30 आएगा आपके पास, और फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा। तो आपने 30 इसको समझना है। बेसिकली ये जो पॉइंट होगा, ये मार्क कौन सा किस पॉइंट, इस पॉइंट को किस तरह मार्क किया हुआ हमने, 30 सेंटीमीटर मार्क किया हुआ है। तो बेटा ये आपके पास बेसिकली ये पॉइंट जो है ये 30 सेंटीमीटर पर मार्क होगा, और हमने यहाँ पर इसको मतलब किस तरह से देखा होगा। तो कहने का मतलब सिंपल है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल कि इस कहानी में 0 से लेकर आप इस पॉइंट तक आए तो आपके पास ये जो डिस्टेंस बनता है ये आपके पास 30 सेंटीमीटर का बनता है, राइट। तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो है आपके जो मार्क इन्होंने पूछा मैंने कि किस पॉइंट पर ये हैंग करेगा, तो ये आपके पास जो है ये बैलेंस हो जाएगा, तो वो 30 सेंटीमीटर का मार्क होगा हमारे पास होगा, राइट। अब आपने फाइंड करने के लिए तो ये डिस्टेंस फाइंड किया मोमेंट आर्म, तो लेकिन आपने जो है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो क्या मतलब कि हम कह रहे हैं, आप जो है शुरू जहाँ से स्टार्ट लिए ना, आपने उसको काउंट करना है कि वो वहाँ से यहाँ तक आपके पास जो मार्किंग आ रही है, देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आपके पास, लेकिन आपके पास ये 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ये मार्क होगा और आपके पास इधर जो है ये स्टिक जो है बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इसमें कोई क्वेरी नहीं होगी वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर के कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सिर्फ ट्रिक एक यही है कि डिस्टेंस तो आपने 20 सेंटीमीटर निकाला, लेकिन ये टोटल 50 होता है, तो 50 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो बस 30 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपने ये सिनेरियो एज्यूम करना है जो मैंने पहले बात की है ना, कि आपने लेफ्ट साइड पर इसको हैंग करना है, बिकॉज ये तो मोमेंट आर्म भी बड़ा है और आपके पास ये जो मैस भी बड़ा है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है नीचे आएगा, और ये मैस भी कम है और ये मोमेंट आर्म भी आपके पास इधर मतलब कि 30 कम आ रहा है। तो इधर ही बैलेंस हो, इधर बैलेंस करने के लिए इस साइड पर इसको लगाना है कि आपके पास ये स्टिक जो है बैलेंस रहे। एक ये वाली बात, और एक लास्ट में जो मैंने मार्क की बात बताई है, बस ये दो बातें पर क्लियर हो तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। तो चलते हैं अपने अगले MCQs पर, उसको सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, अब हमारे पास जो अगला MCQ है, नेक्स्ट MCQ है, उसमें कह रहे हैं AX जो है हमारे पास लेट्स से वो पॉजिटिव है और AY जो है वो मेरे पास नेगेटिव है। सो आपने क्या करना है कि आपके पास जो है अगर कि X पॉजिटिव आ रहा है और एक AY नेगेटिव आ रहा है, इनटू विच क्वाड्रेंट डू द वेक्टर A पॉइंट आपके पास। तो ये हमारे पास देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में AX ये आपके पास पॉजिटिव X एक्सिस, ये नेगेटिव X एक्सिस, पॉजिटिव Y एक्सिस, नेगेटिव Y एक्सिस, राइट। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर देखा जाए तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में AX भी पॉजिटिव और AY भी पॉजिटिव, राइट। और आपके पास जो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास AX भी नेगेटिव और AX नेगेटिव और AY जो है वो पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास जो है पॉजिटिव AY को मतलब कि हम कह सकते हैं
थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स एक्सिस आपके पास जो है ये ए एक्स नेगेटिव होगा, आपके पास जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में इस साइड पर आ रहा है, और ए वाई जो है वो हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि माइनस ए वाई होगा हमारे पास। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो है लेट से प्लस ए एक्स आ रहा है, और ए वाई जो है वो मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास जो ए एक्स की वैल्यू है, लेट से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका जो है ये क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और ए वाई जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है माइनस 1.0 सेंटीमीटर के, माइनस 1.0 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं आपके पास कि लेट से अगर कि माइनस आ रहा है आपके पास, ठीक है ना, माइनस आ रहा है आपके पास, तो ए वाई पॉजिटिव है, ए वाई नेगेटिव मेरे पास आ रहा है, तो ये मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा। अब आपको देखो खुद ही समझ आ गई होगी कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास लेट से आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि ए एक्स पॉजिटिव और ए वाई मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। सो ये सिंपल सी आपके पास एक कहानी है कि इसमें हमारे पास जो है ए एक्स पॉजिटिव और ए वाई नेगेटिव मेरे पास होगी। तो आई होप सो कि आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें समझ आ गई होगी। इसमें हमारे पास जो है लेट से आपका जो ऑप्शन डी होगा वो ठीक होगा। ऊपर वाले में हमारे पास जो ऑप्शन 30 वाला था, ये आपके पास सी ऑप्शन ये ठीक था। मैंने काफ़ी कैलकुलेट करके जो है इसको समझाया है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कह सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल जो है या अगला जो MCQs है, मैं बार बार इसको न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट क्योंकि ये सॉल्व करने वाले हैं तो मुंह से जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकल जाता है, तो आप इसको जो है न्यूमेरिकल ही समझ सकते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास। अच्छा जी, ए डॉट आपके पास जो है ए क्रॉस बी मेरे पास आता है, राइट। सबसे पहले याद करते हैं कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या था। सिंस क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास था कि अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सी वेक्टर आता है, यानी कि तीसरा भी मेरे पास क्या आता है, तीसरा भी मेरा वेक्टर आता है। अच्छा जी, लेकिन इनकी डायरेक्शंस कैसी होती हैं, इनके दरमियान में एंगल कैसा होता है। देखो अच्छा, अगर कि मेरे पास लेट से ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर मेरे पास इस तरह से है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, तो सी वेक्टर जो है इस तरह सीधा जो है वो इनके परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि इनके साथ जो है लेट से अगर कि ये ए क्रॉस बी आ रहा है ना, तो ए क्रॉस बी लेट से हम कहते हैं कि ये दरमियान में इनके दरमियान एंगल आ रहा है, तो इसका तीसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन, इनके जो तीसरा वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होती है, इसकी डायरेक्शन आपके पास जो है ये सी होती है, जो कि आपके पास ऊपर की तरफ होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कि मेरे पास ये ए और बी वेक्टर इस तरह प्लेन में आ रहे हैं, तो ये जो मार्कर है, ये जो ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है, ये मेरे पास सी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जिसको हम राइट हैंड रूल से एंटी क्लॉकवाइज हो तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हो तो वो मेरे पास डाउनवर्ड जो कि नीचे की तरफ होता है। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी होगी कि ए क्रॉस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सी वेक्टर लिख सकता हूँ, जो कि क्या है, इन दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या किया कि ए क्रॉस बी की जगह ऊपर जो है इसी रिलेशन में आपके पास क्या हुआ कि ए डॉट आपके पास जो है ए डॉट लेट से सी वेक्टर मैंने लिख दिया। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट में ये होता है ए सी कॉस थीटा, ऐसा होता है या नहीं होता, ए कॉस थीटा होता है मेरे पास, सो ए सी कॉस थीटा। अब ए सी के दरमियान, ए डॉट सी के दरमियान मुझे एक बात बताएं कि एंगल कितना बन रहा है। अब देखो ना, ये ए है लेट से, तो इस ए वेक्टर तो यही रहेगा मेरे पास, ठीक है ना, ए वेक्टर तो यही रहेगा, तो ए और सी के दरमियान में एंगल कितना आ रहा है, इसके साथ भी 90 डिग्री है और बी के साथ भी 90 डिग्री है, यानी कि अगर कि मेरे पास इस तरह से वेक्टर सी खड़ा हुआ है, ये मार्कर वेक्टर सी है, तो नीचे आपके पास ए वेक्टर है, तो दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री, इसको लिख लेते हैं cos 90 डिग्री, ओके। इसको मैंने क्या किया, cos 90 डिग्री लिख दिया, तो मेरे पास क्या होगा कि cos 90 इक्वल्स टू 0, यानी कि cos 90 किसके बराबर होता है, मेरे पास 0 के बराबर होता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास ए सी मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सारे उसको समराइज़ करूँ तो मेरे पास था पहले ए डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी ये बी आ रहा है, सॉरी बी आ रहा है, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं आपसे। ए क्रॉस बी आपके पास जो है ये मेरे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम पूरे की जगह सी लिख सकते हैं, तो ए डॉट सी आपके पास जो है वो ए सी 0 और ए सी मल्टीप्लाई आप मतलब कि जब 0 के साथ करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ सकता है या इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 0 होगा। तो मैंने बता दिया सिंपल क्या होगा कि आपने पहले ए क्रॉस जो ब्रैकेट के अंदर है पहले आपने उसको सॉल्व किया, ए क्रॉस बी की जगह आपने सी लिख दिया, और ए और सी के दरमियान में जो आपके पास एंगल बन रहा है वो आपके पास जो है 90 डिग्री बन रहा है। सो वी कैन से दैट के cos 90 जो है वो आपके पास किसका है, 0 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पर जो है ए और सी के दरमियान में जो आपके जो एंगल आया था वो 0 के बराबर था, तो हमने इसको 0 मार्क कर दिया। अगर कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर b होता तो b अगर कि मेरे पास होगा
तो बी मेरे पास हम कैसे रखेंगे, हम जो कह सकते हैं कि आपके पास लेट से अगर कि हमारे पास बी होता तो क्या आंसर आ सकता था, ठीक है ना। तो अब ये जो है आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट सी है कि अगर ये यहाँ पर बी डॉट होता तो बी डॉट के बाद आपके पास जो है आंसर क्या आता, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। तो चलते हैं अपने अगले एमसीक्यूज़ पर, उसको सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, इसके बाद हमारे पास जो ये 9th नंबर एमसीक्यूज़ है, इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी। आपके पास दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं साइमल्टेनियसली आपके पास 20 न्यूटन और 50 न्यूटन की एक बॉडी पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज। आपके पास इसमें से कौन सा जो है आपके पास रिजल्टेंट नहीं आ सकता इसके पास इन फोर्सेज का। तो इसको देखो याद रखना कि ये जब भी रिजल्टेंट फाइंड करना होता है ना, या रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट की बाउंड्रीज़ हैं कि कम से कम कितना रिजल्टेंट आ सकता है और मैक्सिमम कितना रिजल्टेंट आ सकता है। तो अगर मेरे पास मिनिमम रिजल्टेंट की बात की जाए, ये सब स्क्रिप्ट में मिनिमम लिखा है, ठीक है ना, मिनिमम रिजल्टेंट की बात की जाए तो वो मैं कह सकता हूँ कि लेट से मैं क्या करता हूँ कि एक वेक्टर से अपने जो है लेट से एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, जिस वक्त आपके पास जो है लेट से, इसको क्या याद आया, ये किधर से आ गई है यार, मैंने रूम तो बंद किया हुआ था, ये मेरे ख्याल से ये भी फिजिक्स पढ़ने आ गई है। अच्छा ओके, तो आप माइनस करते हैं दो वेक्टर्स को और आपके पास जो है लेट से आपके पास कह सकते हैं ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में आप दोनों को ऐड करते हैं। तो आपके पास जो है लेट से हम कहते हैं कि लेट से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और ये मेरे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें मेरे पास क्या आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है, मेरे पास 30 न्यूटन आ रहा है, मेरे पास 40 न्यूटन आ रहा है और मेरे पास 70 न्यूटन आ रहा है। मेरे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे में आपके पास क्या होता है कि आपके पास लेट से दो वेक्टर्स मेरे पास जब आपके पास आ रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, लेट से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है 50 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर है मेरे पास 20 न्यूटन का, मेरे पास आंसर कितना आएगा, 30 न्यूटन। मतलब कि कम से कम मेरे पास जो आंसर आ सकता है वो कितना आ सकता है, 30 न्यूटन आता है। ये ना कहना कि सर 20 को पहले क्यों नहीं रखा, 50 को बाद में क्यों रखा है, क्योंकि मैं अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली चेक कर रहा हूँ आपके पास की वैल्यूज़ कौन सी नहीं हो सकती। कम से कम के लिए आपने क्या करना होता है कि आपने एक बड़े वेक्टर की वैल्यू से छोटी वेक्टर की वैल्यू को माइनस कर देना, तो आपके पास जो है लेट से हमारे पास 30 न्यूटन आता है। माइनस साइन आएगा तो वो डायरेक्शन को शो करेगा, उस कन्फ्यूजन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या किया कि लेट से एक 50 न्यूटन से 20 न्यूटन को आपने माइनस किया, 30 न्यूटन मेरे पास आ जाएगा। तो ये कम से कम है आपके पास, ठीक है। और अगर के इसको ऐड किया जाए तो ऐड करने के बाद क्या आएगा कि 50 न्यूटन प्लस आपके पास 20 न्यूटन कितना आ जाएगा आपके पास 70 न्यूटन आ जाएगा। तो 70 न्यूटन जो है मेरे पास कैसे आ रहा है कि लेट से हमारा आंसर जो होगा रिजल्टेंट का, या तो वो आपके पास हो सकता है रिजल्टेंट का आंसर हमारे पास वो 30 न्यूटन के या तो इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, और आपके पास इक्वल होगा और या फिर छोटा होगा किससे, 70 न्यूटन से। तो ये बाउंड्री है, मतलब कि ये मैक्सिमम आ सकता है आपके पास, और ये जो है हमारे पास क्या आ सकता है, ये आपके पास मिनिमम आ सकता है आपके पास, ठीक है। सो आपका आंसर इसी रेंज के बीच में रहेगा, 30 न्यूटन और 70 न्यूटन में। तो जोन सा ऑप्शन आपके पास इस रेंज से बाहर आ रहा है तो उसको आप मतलब कि बाहर निकाल देंगे। 30 आ रहा है, 70 आ रहा है, 40 इसके दरमियान में आ रहा है, 30 न्यूटन और 70 न्यूटन में, तो ये ऑप्शन आपके पास बाहर में आ रहा है। तो आप कहते हैं कि दिस कुड नॉट भी आपके पास जो है ना ये हमारा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो 20 न्यूटन इज़ नॉट आवर आंसर, राइट। ये आपके पास जो है ये हमारा आंसर या रिजल्टेंट आपके पास नहीं होता। सो ये हमारे पास 20 न्यूटन की बात आ जाएगी। तो आपको सिंपल सिनेरियो में ये समझना है कि 20 न्यूटन इज़ नॉट आवर आंसर बिकॉज ये इस रेंज में नहीं आता। तो आपने क्या करना होता है कि मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए, एंड देन उसके बाद जो है एक रेंज बना लेनी होती है कि आपके पास जो सा आंसर दरमियान में नहीं आ रहा तो आपके पास जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स इज ए एंड बी इज 0। दो वेक्टर्स हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो लेट से 0 आ गई, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट कब 0 आती है, ए बी कॉस थीटा आपके पास होता है। तो कॉस थीटा जब आप कौन सा एंगल पुट करते हैं जब आपके पास वो 0 आ जाता है, तो आपके पास तो सिंपल सिनेरियो में आपके पास जब 90 डिग्री पुट करते हैं ना, हमारे पास जब आपने उसमें 90 डिग्री पुट किया तो आपके पास क्या होगा कि कॉस 90 आपके पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो मतलब कि एंगल दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज, लेट्स से सेम सिनेरियो है, सेम कंडीशन है सारी की सारी। तो ऐसे में अगर कि ये मुझे कह रहे हैं कि लेट से 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए बी आपके पास 2 नॉन जीरो वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ऐसे मतलब कि अगर कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या आएगा आपके पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेट से ये ए आपके पास जो है ना, ए आपके पास डॉट बी वेक्टर जो है ये आपके पास आ रहा है ए बी कॉस 90 इक्वल टू 0। बिकॉज आपके पास ये दो अब 0 नहीं है तो आपके पास जाहिर सी बात है कि आपके पास 90 डिग्री होगा ना, कॉस 90 होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ए बी आपके पास 0 और ये सारे से मल्टीप्लाई होकर 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आता है 0 के, राइट। अच्छा जी,
अब आपके इस कंडीशन में जो ए बी तो उसी तरह रहेंगे, एंगल अगर 90 डिग्री लिया जाए तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ वेरी सिंपल, आपके पास कह सकते हैं कि ए बी आपके पास आ रहा है, ए बी साइन थीटा होता है हमारे पास, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर आपके पास अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यूनिट वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास 1 के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ए बी साइन थीटा लिया तो ए बी साइन एंगल कितना आ रहा है, एंगल तो ऊपर की कंडीशन के 90 डिग्री आ रहा है, तो आपने क्या किया कि साइन 91 ले लिया, तो साइन 90 आपके पास कैलकुलेटर से आपके पास 1 आता है, डिग्रीज में आपके पास जब पुट करते हैं तो ए बी मल्टीप्लाई 1 आपके पास ए बी आता है। तो मतलब ये कि जब आपके पास जो है लेट से आपने जब इसको फाइंड आउट किया तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, आपके पास यहाँ पर आपने जब इसको फाइंड आउट कर लिया तो आपके पास जो आंसर है ए क्रॉस बी का उस ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंगली ए क्रॉस बी का आंसर जो है वो आपके पास ए बी आ रहा है। अगर कि मैं ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर होगा वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, मेरे पास ए बी के बराबर आएगा। सो इट मीन्स दैट अगर कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट दो नॉन जीरो वेक्टर्स का आपके पास लेट से 0 आ रहा है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एंगल क्या होगा, दो वेक्टर्स के दरमियान में नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और एंगल आपके पास 90 हो सकता है तभी वो 0 होगा। तो इसी एंगल को अगर के उसी क्रॉस प्रोडक्ट में अप्लाई किया जाए तो आपके पास जो उसका आंसर होगा दैट शुड बी ए बी। तो आपके पास यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर होगा सो दैट शुड बी आवर सी ऑप्शन। सो वी कंसिडर दैट आवर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर आपके पास। तो ये हमारे पास जो है ये ए बी के बराबर है, तो आपका 10th में जो है वो आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर वाले में आपके पास जो है ये ए ऑप्शन था, बी था क्योंकि वो उसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो आई थिंक अब आपको ये क्लियर है और इसमें कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अगर के वैसे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर के मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ये बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है। तो चलते हैं अपने 11th न्यूमेरिकल पर और उसको सॉल्व कर। सो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये 11th नंबर न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 16 न्यूटन, राइट। If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum force, then the forces are। ये एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक सिनेरियो आपको दिया हुआ है कि जिसमें कह रहे हैं कि दो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 16 न्यूटन है, राइट। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब कि उसका जो आपके पास आंसर आ रहा है F1 और F2 का वो आपके पास 16 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। सो इसके अलावा आपको कह रहे हैं कि अगर कि इनका मतलब कि ऐड करने के बाद 16 न्यूटन आंसर आ रहा है, बट द रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा उसकी वैल्यू 8 न्यूटन है, लेकिन वो जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपके पास मिनिमम फोर्स के साथ वो परपेंडिकुलर है। ये तो मैंने वैसे डायग्राम बनाई है सॉल्व करने के बाद, लेकिन आपके पास जो है ये रिजल्टेंट इस फोर्स के साथ लेट से आपके पास परपेंडिकुलर है, जिसको मैंने F1 कह दिया लेट से। तो ये F1 जो है लेट से हमारे पास मिनिमम फोर्स आ रही है, लेकिन ये कैसे आ रही है ये हमने पहले कैलकुलेट करना है। लेकिन इस सिनेरियो में आपके पास ये हम तो देखते आए ना कि रिजल्टेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज से बनता है, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज पर नहीं बन रहा। आपके पास रिजल्टेंट जो है वो बेसिकली आपके पास बन रहा है, रिजल्टेंट आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि आपके पास मिनिमम फोर्स के साथ जो है वो परपेंडिकुलर है। अब मिनिमम को आप लेट से F1 नाम भी दे सकते हैं, F2 नाम भी दे सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपके पास जो है हम लोग कहेंगे कि आपके पास जो है हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने F1 का नाम दिया है, तो F1 जो है वो मेरे पास मिनिमम फोर्स आ रही है, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखो पहली फोर्स जो है आपके पास ये लेट से आपके पास F1 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 F1, दूसरी फोर्स F2 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 F2। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक जो फोर्स है वो आपके पास मिनिमम है ना, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आपका वो मिनिमम फोर्स के साथ पहली फोर्स के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए हमने जो है कह सकते हैं कि F1 को मिनिमम सपोज किया, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ में आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है, तो 8 न्यूटन तो वैसे ही निकल गया, क्योंकि आपके पास वो एक तो मिनिमम है। तो जब मिनिमम आपके पास की बात आ गई तो आपके पास लाजमी बात है कि आपकी जो है कह सकते हैं कि एक फोर्स कम होगी, दूसरी फोर्स ज़्यादा होगी, तो ये बी ऑप्शन तो बराबर है दोनों, तो आप निकाल दोगे। तो लेट से आपके F1 मिनिमम है, F2 मिनिमम, F1 इधर मिनिमम है, F1 यहाँ मिनिमम है, तो सबसे आंसर कितना आता है, 16 ही आता है। लेकिन हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास सही आंसर F1 और F2 के हमारे पास क्या होंगे। तो उनको निकालने के लिए सिंपल अगर की कंडीशन को समझा जाए तो हमारे पास F1 और F2 का जो सम है वो आपके पास आ रहा है 16 न्यूटन, राइट। अगर कि हम लोग देखें तो आपके पास जो है ये F1 प्लस F2 16 न्यूटन के बराबर है। तो मैंने क्या किया कि F2 को यहाँ पर मैंने आइसोलेट किया और यहाँ पर 16 न्यूटन माइनस F1 को इस तरफ लेके आएंगे। F1 जब इधर आएगा तो आपके पास क्या होगा, 16 न्यूटन माइनस F1 होगा, तो रिजल्टेंट मेरे पास बराबर आ गया आपके पास 8 न्यूटन के, ठीक है। 8 न्यूटन मेरे पास जो है ये रिजल्टेंट गिवन है, और ये एक इक्वेशन मेरे पास ये होगी और एक इक्वेशन मेरे पास ये होगी। सिंस द फोर्सेज आर परपेंडिकुलर, देन आपके पास कह सकते हैं कि सिंस द, मैं कह सकता हूँ इसको फोर्सेज नहीं कहेंगे परपेंडिकुलर, आप इसको ये मत लिखो, आप बस लिखो, ठीक है, पर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास फोर्सेस परपेंडिकुलर नहीं है, आपके पास रिजल्टेंट इसका परपेंडिकुलर। अगर कि मैं फोर्सेस देखूं तो भी बात ठीक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर फोर्सेस तो यहाँ पर एंगल पे बन रही है, अब जो रिजल्टेंट आएगा फोर्सेस का वो भी तो फोर्स ही होगा ना,
रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों फोर्सेस का वो भी फोर्स होगा। मैंने इस सिनेरियो में लिख दिया था, लेकिन चलो मत लिखो, आप कह सकते हैं कि आप लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी कि F1 आपके पास मिनिमम है। ये तो आपको पता है कि F1 मिनिमम है, बिकॉज गिवन ऑप्शन में आपको F1 क्या नज़र आ रहा है, F1 आपको जो है वो कह सकते हैं कि लेट से मिनिमम नज़र आ रहा है। तो F1 के साथ जो है ये पहली फोर्स के साथ आपका रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री पर है, यानी कि दरमियान में 90 डिग्री बन रहा है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपके पास जो है बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो आपके पास क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपने इनका जो है मतलब फॉर्मूले के अंदर F2 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज पर आ रहा है, F1 आपके पास बेस में आ रहा है और ये आपके परपेंडिकुलर पर आ रहा है। आपने वैल्यूज़ दे ली। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास F2 की वैल्यू 16 न्यूटन माइनस F1 आ रही है। मैंने यहाँ पर F2 की वैल्यू को क्या किया, मैंने पुट कर दिया। अब मेरे पास जो है 16 न्यूटन माइनस F1 मेरे पास आता है। ठीक है, आप कर सकते हैं F1 की जगह जो है वो मेरे पास लेट से वो इसी तरह ही वैल्यू रहेगी। R की वैल्यू जो है वो मैंने 8 न्यूटन पुट कर दी, जो कि मेरे पास वैल्यू आ रही थी। अब मैंने क्या करना है, अब देखें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 16 न्यूटन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने वैल्यूज पुट कर दी। 16 न्यूटन स्क्वायर आपके पास जो है कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा कि लेट से आपके पास जो है ये 8 का जो स्क्वायर है वो 64 आएगा, 16 नहीं आएगा 64 आएगा, 64 न्यूटन स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर हमारे पास, राइट। अब देखो ये आपके पास इसका स्क्वायर आपने खोला 256 न्यूटन स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, इसी तरह माइनस 2 इंटू 16 न्यूटन इंटू आपके F1, दो आपने मल्टीप्लाई किया माइनस 32 न्यूटन इंटू F आता है। अब आपने क्या किया कि F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर को आपने मतलब कि कैंसिल कर लिया बोथ साइड्स पर, और इसके अलावा आपके पास क्या होगा माइनस 32 न्यूटन इंटू आपके पास F1, और ये आप इसको उस साइड पर लेके चले जाएंगे, मतलब कि आप न्यूटन स्क्वायर को न्यूटन स्क्वायर की तरफ लेके चले जाएंगे। मैंने F1 फाइंड करना है। अगर मैं F1 निकाल लेता हूँ तो मैं F2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, जस्ट यहाँ पर F1 की वैल्यू को पुट करके। तो मैंने क्या किया कि 256 न्यूटन स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास माइनस 256 न्यूटन स्क्वायर आएगा, माइनस कर लेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस 192 न्यूटन स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के माइनस करने से मेरे पास आ रहा है माइनस 192 न्यूटन स्क्वायर, और मैं माइनस 32 न्यूटन को बोथ साइड डिवाइड कर लूँगा। ये डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है 6 न्यूटन आता है, माइनस माइनस ये मैंने बोथ साइड माइनस 32 न्यूटन को डिवाइड किया। आप डायरेक्ट भी लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने दो बोथ साइड डिवाइड कर दिया। मैंने कहा चलो यार ये थोड़ा अच्छा लगेगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 32 और 192 कैंसिल, तो 6 न्यूटन मेरे पास आएगा। न्यूटन और न्यूटन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ न्यूटन बचेगा, तो 6 न्यूटन मेरे पास F1 का आंसर आ रहा है। तो F1 मेरे पास अगर कि 6 न्यूटन आ गया, ठीक है ना, F1 जो है वो 6 न्यूटन आ गया, तो आपने 6 न्यूटन को यहाँ पुट कर देना है। जब आप 6 न्यूटन को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास 16 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन आपके पास कितना आता है, 10 न्यूटन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास F2 जो है ये 10 न्यूटन और ये आपके पास जो है ये 6 न्यूटन, मतलब कि F1 जो है ये 6 न्यूटन आ गई, F2 जो है वो 10 न्यूटन आ गई। तो ये मेरे पास कहानी है कि आपने दो फोर्सेस को 10 न्यूटन और 6 न्यूटन को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि एक डायरेक्ट वे था कि आपने क्या किया कि अगर आपको कह रहे हैं कि मिनिमम फोर्स के साथ जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, तो आपके पास देखो कैसे होगा, मतलब कि देखो यहाँ पर ये F1 है, फिर उसके आपके हेड के साथ आपने F2 को ज्वाइन किया, और आपके पास जो ये रिजल्टेंट होगा ये पहले वेक्टर की लेकर टेल से लेकर आपके पास आखिरी वेक्टर की आप मतलब कि कह सकते हैं हेड तक ज्वाइन करते हैं, तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारे पास। बट रिजल्टेंट शुड भी आपके पास कह सकते हैं कि ये एट 90 डिग्री विद मिनिमम वेक्टर, मिनिमम फोर्स आपके पास, तो ये भी आपके पास मिनिमम फोर्स आ रही है। तो बेटा आपने क्या ख्याल करना है कि आपके पास जो है ये रिजल्टेंट और ये मिनिमम फोर्स आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है आपने इसको सिंपल फाइंड करना है। तो F1 प्लस F2 इज तो आपके पास 16 न्यूटन, एंड देन आप F2 फाइंड करना चाहते हैं 16 न्यूटन माइनस F1 मेरे पास, तो आप इसकी वैल्यू को F1 की वैल्यू को पुट करें, एंड देन आप F1 की वैल्यू को जो आपने फाइंड आउट की हुई है यहाँ से आप उसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने बस इस फिगर को याद रखना है। कह सकते हैं कि पहली ट्रिक में तो आपने बी ऑप्शन को डायरेक्ट निकाल दिया है, मतलब कि आपने जो है उसको एक्सपेल कर दिया, क्योंकि वो आपके यहाँ पर आपके पास जो है कह रहे हैं मिनिमम फोर्स के साथ रिजल्टेंट आपके पास परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हैं कि ये ए सी और डी गेम में रह जाएंगे। आपके पास गेम में 3 ऑप्शन रह जाएंगे, बी ऑप्शन निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। आपने क्या करना है, फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने एज्यूम करना है कि दो जो गिवन कंडीशन है, दोनों फोर्सेस का जो सम है वो 16 न्यूटन के बराबर, रिजल्टेंट जो है वो आपके पास 8 न्यूटन के बराबर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस में आपके पास रिजल्टेंट F1 और F2 मेरे पास आ रहा है। आपने क्या करना है कि इसमें जो है ये F1 हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास बेस और ये परपेंडिकुलर, आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। सिंपल सोल्यूशन है, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, पीछे जाएँ और दोबारा जाके सुन लें और आपको जो है मतलब समझ आ जाएगी। सो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए होगा, ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा
राइट आंसर वो हमने लगा दिया। अब चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा, अब हमारे पास ये 12 नंबर MCQs में कह रहे हैं कि फाइंड द मास ऑफ द अनइवन रॉड शोन इन द फिगर। आपके पास इस किस्म का रॉड है, ठीक है, और यूनिफॉर्म नहीं है आपके पास, ठीक है ना। इस किस्म का रॉड इन्होंने दिया हुआ है हमें, सही है। इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ 14 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, आपके पास एंड ए है ये, यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये पॉइंट पर है और ये आपके पास कह सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर पर है। सो आपने इसका मैस फाइंड करना है। आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस एक्ट करता है। ये अनइवन है, मतलब कि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास, राइट। सो हमने क्या करना है कि हमने एक लेट से यहाँ पर देखें तो एक आपके पास जो है ना ये वेज रखा हुआ है। इस वेज पर आपके पास जो है ये जो वो है रॉड है ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कि हम लोग देखें तो ये जो एक वेट इसको बैलेंस करने के लिए, ये तो इसका अपना वेट है ना, ये अपना मैस है, सॉरी ये आपके पास डाउनवर्ड है और ये इसका गिवन मैस है जो कि हमने क्या किया हुआ है कि सस्पेंड किया हुआ है। और इसको हमने इसलिए सस्पेंड किया कि ये हमारे पास क्या कर सके, ये आपके पास इसको बैलेंस कर सके। तो ये इसका अपना मैस होगा और ये इसका अपना, ये हमारा मैस होगा, तो ये इसको क्या रखेगा, इसको इस तरह बैलेंस रखेगा। तो हमने ये मैस फाइंड करना है कि आपके पास इस रॉड का कितना मैस आ रहा है। सो उसके लिए सिंपल कहानी है कि टोटल जो डिस्टेंस इन्होंने गिवन है यहाँ पर आपके पास 30 सेंटीमीटर है और जो मैस का डिस्टेंस होगा वो आप देखिए ना, ज़रा गौर करें। टोटल 30 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपके पास जो है ये कह सकते हैं कि ये आपके पास वो गिवन है, इसका जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है जिधर इसका मैस एक्ट करेगा। तो ये जो दरमियान का डिस्टेंस होगा आपके पास, ये इस पॉइंट से लेकर इस वेज तक का, ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। बिकॉज 30 में से अगर मैं 14 को माइनस करूँ तो दरमियान में कितना आएगा, 16 आएगा। सो अब हमने क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है कि अगर कि हमारे पास जो ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक रॉड आ रहा है हमारे पास। सो इस रॉड में हमने क्या करना है कि लेट से आपने जो है ना ये दरमियान का डिस्टेंस निकाल लेना है। ये दरमियान का डिस्टेंस आपके पास 16 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है बिकॉज हमारा ऐसा यूनिट सिस्टम होता है, हम उसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास 0.16 मीटर हमारे पास आ जाता है। और ये जो आपके पास आ रहा है मैस 1 आपके पास जो है ये 80 ग्राम है, इसको आपने केजी में कन्वर्ट करना है और आपके पास जो है ये सारा ऐसा यूनिट सिस्टम यूज़ करेंगे। W1 आपके पास जो है ये 0.8 न्यूटन हो जाएगा बिकॉज आपने जो है यहाँ पर क्या करना है कि ग्रेविटी मल्टीप्लाई करनी, 10 मैंने मल्टीप्लाई की है तो आपने मैस के साथ इसको क्या किया, आपने ग्रेविटी को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है ये 0.8 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। तो W1 की वैल्यू 0.8 न्यूटन और M2 यानी कि W2, यहाँ पर हम इसको जो है लेट्स से W2 भी कर सकते हैं बिकॉज इन्होंने तो M2 कहा हुआ है ना, तो हम W2 भी अननोन करेंगे क्योंकि हम पहले W2 निकालेंगे और उस W2 से हम क्या करेंगे, M2 में कन्वर्जन कर लेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि हमारे पास ये जो M1 है इसका जो डिस्टेंस है W1 का डिस्टेंस मेरे पास R1 गिवन है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट कर लेना है आपने अपने मीटर में आपके पास, ठीक है। सो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जिस वक्त ये R1 जो है ये 0.2 मीटर मेरे पास कन्वर्जन हो जाएगी इसके पास। तो आपने मतलब कि हमारे पास एक मोमेंट आर्म ये आ गया, ये इसका वेट आ गया, ये वेट और ये मेरे पास मोमेंट आर्म, और आपके पास जो है ये जो दरमियान में आपके पास डिस्टेंस आ रहा है ये 16 सेंटीमीटर है जिसको हम 0.16 मीटर लेंगे और इधर जो आपके पास जो वेट एक्ट कर रहा है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है जिसमें सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल 0, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है आपके पास। तो जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, जितना आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा हमारे पास, ठीक हो गया। सो अब हमारे पास जब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे पास, तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है आपके पास ये W2 मल्टीप्लाई R2, यानी कि ये W2 और ये अपने जो दरमियान का आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 16 सेंटीमीटर है जिसको मैंने कन्वर्ट करके 0.16 मीटर का हुआ है। तो आपके पास जो है ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास जो है ये R2 होगा। आपने जो है इसकी वैल्यू को मतलब के पुट करना होगा, खैर वो तो आपने बाद में पुट करना है, पहले आप इसको डिवाइड में कर दें। तो ये आपके पास जो क्लॉकवाइज टॉर्क है W1 मल्टीप्लाइड R1 मेरे पास जो कि आपके पास क्लॉकवाइज आ रहा है डिवाइड बाय आपके पास R2 आप करेंगे तो W2 इज इक्वल टू मेरे पास ये W1 मल्टीप्लाई R1 डिवाइड बाय R2। आपने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। आप वैल्यूज़ को जिस वक्त पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इसको मैं साइड पे करता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यार, ठीक है, अभी भी इधर यार इसका जाने को दिल नहीं जा रहा है यहाँ से, ठीक है। 0.8 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.2 मीटर डिवाइड बाय आपके पास 0.16 मीटर मेरे पास आ जाता है। तो अब मेरे पास क्या होगा कि मीटर मेरे पास कैंसिल हो गया आपके पास और आपके पास 0.6 मल्टीप्लाई 0.2 जो है वो आपने क्या करना है कि आपके पास 0.16 न्यूटन होगा, डिवाइड करेंगे आपके पास 1 न्यूटन आ जाएगा। अब 1 न्यूटन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, पहले वेट में कन्वर्ट करना है।
वेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये आपके पास सॉरी 1 न्यूटन वेट आ गया। आपने पहले इसको मैस में कन्वर्ट करना है। मैस में कन्वर्ट करने के लिए आपने ग्रेविटी को डिवाइड कर देना। 1 न्यूटन डिवाइड बाय ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल कर देंगे आप, तो 1 डिवाइड बाय 10 आता है, डिवाइड कर लें 0.1 kg आ जाएगा। तो m2 जो है वो मेरे पास 0.1 kg आ गया। अब 0.1 kg को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, बिकॉज हमारे ऑप्शन ग्राम्स में है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल किलो की जगह आप 1000 लिखते हैं, तो आपने क्या करना है कि किलो की जगह आपने 1000 लिखा है। तो आपने क्या किया कि आपके पास 0.1 आपके 0.1 मल्टीप्लाई किलो करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास जो है ये 0.1 मल्टीप्लाई 1000 आपके पास 100 ग्राम मेरे पास आएगा, जो कि आपके पास m2 मैस है। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर जो मैस होगा वो आपके पास कितना होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपके पास जो है इसका जो अपना मैस आ रहा है रॉड का वो आपके पास आ रहा है 100 ग्राम। और ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा जो है ये सही ऑप्शन होगा। तो ये आपका जो है 100 ग्राम इसका आंसर आ रहा है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख लीजिएगा। और इसमें जो मतलब कि कैलकुलेशन की है वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप की है, एक एक स्टेप समझाया है कि बेसिकली आपके पास क्या होता है, तो आपने इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगले न्यूमेरिकल में हमारे पास बेसिकली क्या कह रहे हैं, आपके पास जो है ये 4 डायग्राम्स आपके पास, और कह रहे हैं कि आपके पास जो है लेट्स से हमारे पास द फॉलोइंग डायग्राम्स हाउ शो अ यूनिफॉर्म रॉड विद इट्स मिड पॉइंट ऑन द पिवट, 2 equal forces F are applied on the rod as shown in figure, which diagram shows the rod in equilibrium। आपके पास ये कौन सी डायग्राम जो है वो शो करी कि आपके पास रॉड इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के लिए तो सिंपल यही होता है ना, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, आपके पास नेट टॉर्क जो टोटल आपके पास आता है वो 0 होना चाहिए। तो पहले वाली कंडीशन देखो, ये ऊपर की तरफ टॉर्क लग रहा है, नीचे की तरफ टॉर्क लग रहा है, ये फोर्स लग रही है सॉरी, फोर्स ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो ये ऊपर की तरफ मतलब कि मूवमेंट करेगी और ये नीचे की तरफ, तो आपके पास ये बॉडी रोटेट करेगी आपके पास। तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपके पास जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज आपके पास मूवमेंट आ रही है। तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन। इसमें जो है आपके पास ये दोनों आपके पास ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है आपके पास, तो ये तो कंडीशन ही नहीं बनती हमारे पास। ये तो आपके पास कह सकते हैं कि लेट से ये अगर के ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो आपके पास ये तो इस तरह से आपके पास जो है लेट से मूवमेंट करेगा हमारे पास, जिसे कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ जो है ये एंटी क्लॉकवाइज आपके मूवमेंट करेगा। तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें हमारे पास देखो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जिसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, और ये आपके पास फोर्स जो है ये टेंडेंसी रखती है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे प्रोड्यूस कर सके। तो एफ जो है डाउनवर्ड है और हम कह सकते हैं कि मेरे पास ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये ऑप्शन आपका बेसिकली ठीक होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वही बात है आपके पास कि ये लेट से आपके पास डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो आपके पास ये आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है आपके पास कि हमारे पास जो है लेट से आपका जो है ये अगर के देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकता है और ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर आपके पास जो है क्या होती है, वैलिड होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सेटिस्फाई करेगा आपका, कि आपका जो है लेट से कह सकते हैं कि ये जो है हमारा सही आंसर है। तो सी ऑप्शन जो है हम लोग इसको सही मानेंगे। ठीक हो गया। बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि सम ऑफ ऑल आपके पास जितने भी टॉर्क होते हैं एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क। आप कह सकते हैं कि अगर जब ये बराबर होंगे तो हमारे पास जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर कंसिडर होगा। तो चलते हैं अपने 14 नंबर न्यूमेरिकल एमसीक्यू पर और उसको सॉल्व करते हैं और वो जो है मतलब कि डिस्कस करते हैं। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास ये 14 नंबर एमसीक्यूज में कह रहे हैं फॉर विच एंगल द इक्वेशन दिस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, ये होल का मैग्नीट्यूड है अच्छा, और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज़ करेक्ट। आपके पास इक्वल दोनों को करके आपके पास जो है करेक्ट होंगे हमारे पास। कौन सा मतलब कि एंगल जब होगा तो ये इस कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो मैंने क्या किया, सिंपल आपके पास जो है ए डॉट बी जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड आ रहा है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक हो गया। ए बी मेरे पास क्या हो जाएंगे, ए बी मेरे पास ए बी कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइड कर दोगे तो 1 इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा मेरे पास आ जाएगा। सही हो गया। अब साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर हमारे पास होता है। ये हम लोग मैथ्स में पढ़ के आए हैं क्लास 10 क्लास में। ठीक हो गया। और ये आपके पास बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। आपने लेट से टेंजेंट थीटा को इधर लिखा, 1 को इधर लिख दिया, tan को इधर लेके आएंगे, इन्वर्स करेंगे आपके पास कैलकुलेटर में। आपके पास थीटा अगर के एक साइड पर आ रहा है और आपने थीटा फाइंड करना है तो आपने शिफ्ट दबाना है और उसके बाद आपने tan दबाना है। ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने लेट से tan इन्वर्स करना है 1 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास
45 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि 45 डिग्री जो है हमारा जो आंसर है वो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है ये आपका 45 डिग्री आंसर हो तो 45 डिग्री एंगल हो तो हमारा जो आंसर होगा वो ये सही माना जा सकता है, या फिर आपके पास ये जो रिलेशन है ये ठीक होगा आपके पास। तो या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि आपके पास जो है A डॉट B और A क्रॉस B किस कंडीशन में, आप किस एंगल पर आपके पास जो है ये इक्वल माने जा सकते हैं, तो आपके पास वो 45 डिग्री है। यानी कि A डॉट B और A क्रॉस B तब इक्वल होंगे जब आपके पास एंगल जो है वो 45 होगा। अगर के एंगल 45 ना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये A डॉट B और A क्रॉस B जो है मैग्नीट्यूड वाइज जो है इक्वल कंसिडर नहीं होते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपने पास नोट कर लीजिएगा कि आपके पास A डॉट B जो है वो A क्रॉस B पर आप कह सकते हैं कि लेट से हमारे पास ये दोनों तब इक्वल होते हैं जब आपके पास इनके दरमियान में एंगल, दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल जब है A और B के दरमियान में एंगल जो है वो 45 हो, तो उस वक्त A डॉट B और A क्रॉस B दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास जो है बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री इसका आंसर आता है। तो चलते हैं अपने लास्ट MCQ पर, उसको सॉल्व करते हैं। सो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये 15 MCQs है इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द नेट टॉर्क ऑन व्हील रेडियस 2 मीटर एज शोन। आपके पास जो है ये एक व्हील है, उसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, तो इस पर कितना नेट टॉर्क होगा। यानी कि एक फोर्स आपके पास 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स आपके पास जो है ये 5 न्यूटन आपके पास इस तरह ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लग रही है। तो इससे जो आपके पास लेट से ये जो 10 न्यूटन फोर्स आपके पास जो टॉर्क आएगा ये क्लॉकवाइज होगा, और 5 न्यूटन टॉर्क जो फोर्स से टॉर्क आएगा वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर के हम लोग देखें तो ये हमारे पास लेट से व्हील है और आपके पास ये 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और ये मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है और ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो आसान लफ्ज़ों में अगर कि देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है ये सिंपल कंडीशन में, सिंपल कह सकते हैं केस में, कि पहले आपने ये जो आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है ये इसको हमने लेट से टॉ 1 कह दिया, और ये फोर्स 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 2 मीटर का रेडियस है, तो 10 मल्टीप्लाई आप 2 करते हैं 20 न्यूटन मीटर। सिंस द टॉर्क इज क्लॉकवाइज देन टॉ 1 इज इक्वल टू -20 न्यूटन मीटर। मेरे पास जो ये क्लॉकवाइज आएगा आपके पास कितना आएगा, मेरे पास जो है ये -20 न्यूटन मीटर के आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। सो आपके पास जो है ये टॉ 1 आपके पास जो -20 मीटर आपके पास आ गया। इसी तरह आपके पास जो है ये टॉ 2 आपने जो है लेट से ये जो टॉर्क आ रहा है आपके पास, आपने इसको जो है लेट से क्या करना है कि एंटी क्लॉकवाइज को इस तरफ डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज को आपने क्या किया कि 5 न्यूटन को 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि रेडियस है ना आपके पास, देखो सिंपल ये आपके पास ये मोमेंट आर्म हो जाएगा इसका और ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसका मोमेंट आर्म हो जाएगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, फोर्स लग रही है। सो आपने क्या करना है कि टॉ 2 आपके पास जो है वो 10 न्यूटन मीटर आ रहा है जो कि प्लस होगा बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। आपने ये टॉ 2 की वैल्यू जो है ये +10 न्यूटन मीटर निकाल ली और टॉ 1 की वैल्यू जो है मेरे पास -20 न्यूटन मीटर निकाल ली। तो आपके पास जो है दो टॉर्क्स मेरे पास आ चुके हैं। तो नेट टॉर्क जो है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास टॉ 1 + टॉ 2 होगी हमारे पास। यानी कि इस टॉर्क को इस टॉर्क के साथ जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये आपका नेट टॉर्क आएगा, टोटल टॉर्क जिसे कह सकते हैं कि दोनों टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक इस तरह से आपके पास आ रहा है और एक इस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। एक फोर्स ज़्यादा है, जो सी फोर्स ज़्यादा होगी उसका टॉर्क भी डोमिनेंट होगा। यानी कि ये देखो आपके पास क्लॉक, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 10 न्यूटन फोर्स ज़्यादा है इधर, और आपके पास व्हील पर ना, व्हील को एक फोर्स इस तरफ से खींच रही है और एक फोर्स इस तरफ से खींच रही है ऊपर की तरफ। तो आपके पास जो फोर्स ज़्यादा होगी वो डोमिनेंट होगी आपके पास इस पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि दोनों टॉर्क आपने क्या किया, ऐड किए, तो ये -20 न्यूटन मीटर + 10 न्यूटन मीटर, तो ये मेरे पास -20 + 10 आपके पास जो है -10 न्यूटन मीटर मेरे पास आ जाएगा। सो आप लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर जो ये नेट टॉर्क आपके पास आ रहा है वो आपके पास जो है 10 न्यूटन मीटर मेरे पास आता है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसमें जो नेगेटिव साइन है ये देखना है कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, आपको क्लॉकवाइज टॉर्क शो कर रहा है। तो नेट टॉर्क आपके पास कितना आ जाएगा, नेट टॉर्क आपके पास जो है ये -10 न्यूटन मीटर का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है ये क्लॉकवाइज है और 10 न्यूटन मीटर मेरे पास टॉर्क आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है जो कि आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो वो आपके पास जो है सी ऑप्शन है, यानी कि 10 न्यूटन मीटर मेरे पास क्लॉकवाइज, यानी कि माइनस साइन मुझे इंडिकेट करे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज जो है हमारे पास हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसमें जो है ये -10 न्यूटन मीटर निकाल कर ऑप्शन जो है आपने सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपको ये MCQ जो है इस तरह से अगर कि फोर्सेज बदला के दी जाएँ तो भी आप मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। अगर इधर 10 को कर दिया जाए, इधर 5 को कर दिया जाए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके अपने अब डिपेंड करता है आपके अपनी मतलब कि अप्रोच के ऊपर कि आप इस पर कैसे अप्रोच अपनी लगाते हैं। सो जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन किए, जो MCQs एक्सप्लेन किए हैं, तो पहले आप कोशिश किया करें कि MCQs को जिस वक्त सॉल्व करते हैं तो MCQs को सॉल्व करके जोन से ऑप्शन आप
एलिमिनेट कर सकें। एलिमिनेट से मुराद ये हुआ कि जिस तरह यहाँ पर हमने पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था और यहाँ पर जो है लेट से कॉमन सेंस इस्तेमाल करके आपने जो है अपने जो लेट से यहाँ पर आपने आंसर एलिमिनेट कर दिए थे। तो ये एलिमिनेशन वाला मेथड सीख लें कि आपने जो है लेट से मतलब कि ना जो है अपने आंसर से जो नहीं आ रहे आप उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास जो है आपको ऑप्शंस जो बच जाएंगे उनको सिलेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो आपके पास जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास एक मेथड है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये इस तरह से MCQs को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे जो MCQs होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। सो ये था आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कि कोई स्टिल कोई मसला है, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो चलें इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।